हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को किस प्रकार वर्णन किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े जो प्रश्न बनता है उसका मेरे द्वारा इस प्रकार आंसर लिखा गया है, उसको आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं उसके रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्यों को। तो ये इस टॉपिक से जो आपका प्रश्न बनता है वो है कि रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार को विस्तारपूर्वक लिखे। तो इसमें प्रस्तावना लिखना है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर के। तो चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय को देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता के एक शिक्षित, धनी और सम्मानित परिवार में हुआ। जब रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता के एक शिक्षित और धनी परिवार में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर एवं माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी। रविंद्रनाथ टैगोर अपने पिता से भारतीय दर्शन, उपनिषद तथा संस्कृत की शिक्षा लिए थे। ये यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके भारतीय दर्शन, उपनिषद और संस्कृत इनकी शिक्षा हुए अपने पिता से लिए थे। और तो दूसरे विषय था कि आपका बांग्ला समनरी, तो इसके लिए वो ये एकेडमी गए जाते थे। और जो रूढ़िवादी शिक्षा थे उसके ये भी खिलाफ थे। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये रूढ़िवादी शिक्षा के खिलाफ थे। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 वर्ष की अवस्था में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है वे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे 16 वर्ष की उम्र में। लेकिन उनको जो बैरिस्टर की पढ़ाई में उनके इस विषय में रुचि नहीं था, इसलिए वे क्या हुआ कि अपने इरादा बदल दिए और 1880 यानी कि 1880 ईस्वी में भारत वापस लौट आए। अगले इससे पहले क्या होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई थे। इनको 1930 ईस्वी में साहित्य में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें गीतांजलि के लिए मिला था, यानी कि इनको नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। अगला है कि रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। ये एकमात्र कवि है जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी है। एक है आपका भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और दूसरा आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। यानी कि रविंद्रनाथ एक ऐसे कवि है जिनका 2 रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान है। एक है आपका जनगण मन है, ये हमारे देश जो भारत के राष्ट्रगान है। दूसरा है अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश की राष्ट्रगान है। ये दोनों रविंद्रनाथ के द्वारा ही लिखा गया है। अगला, नोबेल प्राइज से प्राप्त इनाम के पैसे से रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में विश्वविद्यालय की स्थापना की। यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने 1901 ईस्वी में की। और इस पर जो उनके द्वारा जो पैसा का बंदोबस्त किया गया था वो ये नोबेल प्राइज़ के इनाम के रूप में जो पैसा उनको मिला था उसको इस विश्वविद्यालय बनाने में इन्वेस्ट कर दिए। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर एक महान देशभक्त थे। ये यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान देशभक्त थे। ये इस घटना से दर्शाता है कि रविंद्रनाथ एक महान देशभक्त है, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, तो हाँ, तो जो क्वेश्चंस का आपका मेन पोर्शंस है तो आपका यहाँ से शुरू होता है, लेकिन आपको फिर भी उनके जीवन परिचय में कुछ लिखना है। तो कम से कम उसका एजुकेशन का दौर और आपका जन्म, उसके माता पिता, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, इनको खासकर आपको लिखना है। आगे चलते हैं कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था। यही तो उसका जो हमारे सिलेबस में है, ये यहीं से शुरू होता है।
हम जानते हैं कि टैगर एक महान शिक्षा शास्त्री थे। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ इस प्रकार है, जो शिक्षा का अर्थ है इनके अनुसार इस प्रकार कहा गया, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य को खोज कर सके तथा उस सत्य को अपना बनाते हुए उनको व्यक्त कर सके। इनका जो शिक्षक का अर्थ था वो यही था कि मस्तिष्क को आपको इस योग्य बनाना है कि वो जो सत्य है, सत्य चीज़ क्या है उसको खोज कर सके और सत्य को अपना बनाते हुए अपनाते हुए व्यक्त कर सके, उसे यानी कि दूसरों के समक्ष प्रकट भी करना सीखना चाहिए। यही इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ था। अगला है टैगर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था। जो टैगर के अनुसार उनके शिक्षा का उद्देश्य क्या था। रविंद्रनाथ टैगर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्न होना चाहिए। जो रविंद्रनाथ टैगर थे इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार होने चाहिए। 1 नंबर शारीरिक विकास। आप टॉपिक देखते जाइए कि स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा का उद्देश्य था उसमें भी यही टॉपिक था और बिंदु थे, और जो मुख्य बिंदु था वो यही सब था, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास। इसलिए आपको टॉपिक लिखने में कोई भी एक जो फिलोसोफर्स थे उनका टॉपिक्स याद कर लीजिए, बाकी सब में ही लिखिएगा, बस थॉट अलग अलग होगा। क्या कि रविंद्रनाथ टैगर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बालक का शरीर विकास हो, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यानी कि इनका जो विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जिससे बालक का शारीरिक विकास हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ये किन का व्यक्तित्व था, अरस्तु का, और उसी को ये पालन करना चाहते थे। दूसरा बिंदु है कि बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास किस तरीके से होना चाहिए। टैगर के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बौद्धिक विकास होना चाहिए, अर्थात छात्र में कल्पना, चिंतन, मानव जिज्ञासा आदि का विकास हो। इस प्रकार वे बौद्धिक विकास चाहते थे कि बच्चों में चिंतन की क्षमता में वृद्धि हो, उनको कल्पना की शक्ति हो, मानव जिज्ञासा भी उनमें हो। ये सब के सब गुण के साथ उनके बौद्धिक विकास भी होने चाहिए। तीसरा बिंदु है आपका कि नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। तीसरा बिंदु जो आपका नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास है, इसमें है कि टैगर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जिससे बालक में नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो। व्यक्ति की सच्ची प्रगति के लिए उनका नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना आवश्यक है। यानी कि जो बालक है, स्टूडेंट है, लर्नर है, उनके जो नैतिक और आध्यात्मिक विकास ये बहुत ही जरूरी है। अगला है सामाजिक विकास, चौथा बिंदु। टैगर के अनुसार शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे बालक में सामाजिक विकास हो। जीवन में पूर्णता एवं एकरूपता लाने के लिए व्यक्ति का उचित सामाजिक विकास बहुत जरूरी है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगर जो थे उनके अनुसार जो सामाजिक विकास में भी विकास के भी इसके साथ चाहते थे कि बच्चों में सामाजिक गुण भी समाहित हो, उसके साथ साथ अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ सामाजिक भी विकास हो। अगला है पाठ्यक्रम। जो रविंद्रनाथ टैगर थे उनके पाठ्यक्रम में क्या क्या वे चाहते थे बदलाव, उसको अब देखते हैं। चलिए, तो शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ति के लिए रविंद्रनाथ टैगर ने निम्न प्रकार के पाठ्यक्रम का समर्थन किया। जो इनके द्वारा पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए वो इस प्रकार है कि विषय आपका भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि। यानी कि ये सब के सब के विषय वस्तु को आप इनको किसी विद्यार्थी बालक को जानना चाहिए। ये चाहते थे कि किसी बालक व्यक्ति को हर विषय पर ऑलराउंडर नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये हर विषय को महत्व दिए। अगला दूसरा बिंदु क्रियाएं। इनके द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। एक है भ्रमण, चित्रकला, नृत्य, नाटक, कृषि इत्यादि। यानी कि ये घूमने फिरने, चित्रकला, नृत्य, नाच गान, नाटक, ये सब में ये
कलाएं चाहते थे, यानी कि इसको भी जोड़ना चाहते थे। अन्य जो तीसरा बिंदु अन्य क्रिया किया था, खेलकूद भी इसमें सम्मिलित करना चाहते थे, समाज सेवा, छात्र शासन आदि। और टैगर के अनुसार शिक्षण विधि, जो शिक्षा के विधि है उनको टैगर के अनुसार किस प्रकार है। टैगर के अनुसार शिक्षण विधि, टैगर के अनुसार निम्न प्रकार के शिक्षक विधि होनी चाहिए। एक है ब्राह्मण से शिक्षण, जो टैगर थे उन्हें किस तरीके से शिक्षण ग्रहण करना चाहिए, इसको ये उसके बारे में जो कहे हैं वो एक नंबर है कि ब्राह्मण से शिक्षण, यानी कि घूम फिर कर बच्चों को सिखाना चाहिए, जो लर्नर है उनको। टैगर के अनुसार ब्राह्मण से शिक्षण सर्वोत्तम विधि है। उसके विश्वास था कि ब्राह्मणों तथा छात्रों से इतिहास, भूगोल तथा अन्य कोई सामाजिक विषयों को अच्छी प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो बच्चे को घुमा फिरा पर वस्तुओं से हर जगह के इंट्रो करवा के इनको ज्ञान अच्छी तरह से दिया जा सकता है ब्राह्मण के द्वारा। दूसरा आता वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि। ये भी बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि। टैगर के अनुसार बालक आपस में और शिक्षकों के साथ वाद विवाद तथा प्रश्न एवं उत्तर द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, यानी कि जो आपस में घुल मिलकर एक वाद विवाद होना चाहिए, प्रश्नोत्तर, कि बच्चे भी शिक्षक के साथ प्रश्न कर सके और शिक्षक भी बच्चों से प्रश्न और उनके भावनाओं को आपस में व्यक्त करने के लिए एक मौका दे। इसके द्वारा भी वह बच्चा ज़्यादा सीख पाएंगे। तीसरा बिंदु है क्रिया विधि। जो ये क्रिया विधि है इसमें क्या कहें, टैगोर का विश्वास था कि शरीर और मन की शिक्षा क्रिया विधि द्वारा आवश्यक है। इसकी दृष्टि में उछलना, वृक्षों पर चढ़ना, फल तोड़ना, चिल्लाना आदि सिखाने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि क्रिया करवा के भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, शारीरिक क्रिया। इससे क्या होगा, वे बहुत से क्रिएटिविटी भी या बहुत सारे ज्ञान अर्जन कर पाएंगे कार्य करके भी। और अगला है टैगर के अनुसार अनुशासन। टैगर के अनुसार बच्चों में और टीचर्स में कौन कौन से अनुशासन होनी चाहिए। तो टैगर रूढ़िवादी स्कूलों के अनुशासन के विरुद्ध थे। वह कठोर अनुशासन का समर्थन नहीं करते थे। वे जो कठोर अनुशासन थे उस समय के, उससे विरोधी थे। टैगर आत्मनिर्धारित अनुशासन में विश्वास रखते थे। टैगर ने कहा है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से डाली जाए, बल्कि ऐसी चीज़ है जिसका अंदर से विकास हो, यानी कि अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जिसको बाहर से डाला नहीं जा सकते हैं। बच्चों पे जोर जबरदस्ती के द्वारा उसको अनुशासन में लाया नहीं जा सकते हैं। वो ये ऐसी चीज़ है जिसको अंदर से उसमें विकास हो, ऐसी होनी चाहिए। अगला है कि टैगर के अनुसार अध्यापक और शिक्षक, कि टैगर के अनुसार शिक्षक और अध्यापक किस तरीके से होना चाहिए। इस बिंदु पर अब प्रकाश डालते हैं कि टैगर ने अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। जो टैगर थे वो अध्यापक को, टीचर्स को भी अपना बहुत ही अच्छा जगह इनके अनुसार दिया गया है। तो उसका कार्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना तथा उन्हें अभिप्रेरित करना है, यानी कि विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना भी और उसे अभिप्रेरित करना भी है। शिक्षक ऐसी होना चाहिए जो बालक की भावनाओं, रुचियों, अभिवृत्तियों को समझे, यानी कि बच्चों क्या चाहते हैं, उसके मन में क्या क्या चल रहे हैं, या अभिवृत्ति वो किस प्रकार के वातावरण चाहते हैं, इस सब के क्या किसकी उनको ज़रूरत है, किन चीज़ों की, इनको भी समझ होनी चाहिए एक शिक्षक को। अगला है इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, तो उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि टैगर के द्वारा भारत ने विश्व को मानवता का संदेश दिया। रविंद्रनाथ टैगर ने साहित्य, दर्शन, कला में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इन सब के साथ जो ये टॉपिक है ये ख़त्म होता है। और अगर आप इसके PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप इनके PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस तरह से आप वीडियो चाहते हैं हमारे YouTube चैनल पे तो आप
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।